अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द रेस्पिरेटरी मेडिसिन इज़ अबाउट द ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दिस इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द स्टेप अप। ये जो लिखी हुई है लाइन्स दीज आर फ्रॉम द स्टेप अप बुक। तो हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। सो इट इज़ एक्चुअली परमानेंट abnormal dilatation and destruction of bronchial walls with chronic inflammation, airway collapse and ciliary loss dysfunction leading to impaired clearance of secretion. अल्टीमेटली इसमें होगा क्या कि जो secretions हैं, जो नॉर्मली हमारे अंदर क्या है कि secretions जो हैं वो क्लियर आउट होती रहती हैं। ये लंग्स के अंदर जो secretions होती हैं कैसे क्लियर आउट होती हैं, वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सिक्रीशन इकट्ठी होना शुरू होती है तो ये सीलिया जो है उसको मूव करके और उस सिक्रीशन को जो है वो बाहर निकाल देती हैं और हम उसको कफ आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? हमारे जो सीलिया हैं वो डैमेज हो गए हैं, उनका लॉस हो गया है या उनका डिसफंक्शन हो गया है। लाइक सीलियर लॉस या डिसफंक्शन में आपको कौन सी डिजीज़ समझ आती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर कार्टेगनर सिंड्रोम। देन एयरवे कोलैप्स, मतलब कि एयरवे जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। और देन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसमें हो रही होती है, क्योंकि बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। जब ऑब्वियसली जहाँ पे म्यूकस फंसा होगा, सिक्रीशंस फंसी होंगी, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ईज़िली जो है अपना इन्फेक्शन कर सकेंगे। और फिर जो है वहाँ पे इस वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। और इस सब की वजह से क्या हो रहा होता है, जो ब्रोंकियल वॉल्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब ब्रोंकियल वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो ब्रोंकियल वॉल्स जो हैं वो लाइक इस तरह था उनका। तो अब जब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो वो उनकी वॉल्स जो हैं ये जब टूट जाएंगी तो क्या होगा, मैं अगर इसको इस तरह से तोड़ूँ यहाँ से, तो ये जब वॉल्स डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि ब्रोंकियल वॉल्स की डायलेशन हो जाएगी, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगी और ये डायलेशन जो है ये परमानेंट हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि ब्रोंकाइटिस में इस तरह से हेल्दी एयरवे थी, लेकिन अब जो एयरवे होगी वो एबनॉर्मली डायलिटेशन हुई होगी। देखें पहले इतना ल्यूमेन था, अब ज़्यादा हो गया, अंदर म्यूकस फंसा हुआ है। सो दिस इज़ अ ब्रोंकाइटिस। इसके नाम से आपको पता चल रहा है। एंड पे टेसिस है मीन्स टेसिस ऑफ म्यूकस प्लग। Bronchiectasis is a disease in which there is permanent enlargement of the parts of the airways of the lungs. Symptoms में क्या होगा, क्रॉनिक कफ होगी। ऑब्वियसली ये जो सारा कुछ अंदर फंसा हुआ है उसकी वजह से पेशेंट को वो इरिटेशन की वजह से क्रॉनिक कफ होगी और म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। अदर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑब्वियसली होगी क्योंकि सब कुछ अंदर फंसा हुआ है। और ब्लड भी आ सकता है क्योंकि जब वो इतनी ज़्यादा वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है तो अंदर ब्लड वेसल्स जो है उनकी भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन करेंगी तो अंदर से ब्लड जो वो बाहर आ जाएगा। देन चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है इन लोगों को, और वीजिंग होती है और क्लबिंग होती है। क्लबिंग भी आपको सिनेरियो में मिलेगा। और वीजिंग जो है वो हमेशा हमने एज़मा में भी बात की, सीओपीडी में भी बात की, इस वजह से होती है कि जब भी कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ से जब एयर पास करेगी एक थोड़े से जगह से, तो उस वजह से क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस प्लग फंसा हुआ है, तो एयरवे पास जब करेगी इंस्पायरेशन के दौरान में या एक्सपायरेशन के दौरान में, तो एक वीजलिंग से साउंड आएगी, दैट इज़ वीजिंग। ये देखें कि एक विशियस साइकिल चल रहा होता है इसमें कि कोई भी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल हुआ, कोई टीबी का इन्फेक्शन हुआ, कोई नमूनिया हुआ, आपको नमूनिया या किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल सकती है। उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, लंग्स की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होंगी और फिर जो है वो वॉल्स डैमेज होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस प्लग फंस जाएगा। एंड इस तरह से जो है म्यूकस बिल्ड्स अप, वाइडेंड एयरवे एंड स्कार्ड एयरवे वॉल। तो ये देखें सारा जो लंग है इसमें ये देखें कैसे म्यूकस फंसा हुआ है। ये अगेन एक विशियस साइकिल है कि जो है न्यूट्रोफिल्स आए वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, क्लोनाइजेशन की वजह से न्यूट्रोफिल्स आए, इलास्टेसिस आए, उन्होंने हमारी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पे जो है वो स्टेसिस हो गई म्यूकस की स्टेसिस होगी। तो वहाँ पे दोबारा से बैक्टीरिया आ जाएंगे कि यहाँ पे तो बड़ी मज़े की जगह है, यहाँ पे रहो, और फिर वो रहेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आके दोबारा से इलास्टेसिस रिलीज़ करेंगे और ये एक विशियस साइकिल चलता रहेगा और इस वजह से एक क्रॉनिक डिजीज़ है। ये देखिए सीटी स्कैन के ऊपर भी आपको क्या नज़र आता है, इनलार्ज्ड एंड थिक वॉल्ड ब्रोंकाई एयरवेज लाइक दिस।
सो डेविडसन से इसको आपने अगर रीड करना है तो यहाँ से रीड कर लें, इंपॉर्टेंट लाइंस में वो हाईलाइटेड थी। देन हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इट। तो ये कॉजेज़ भी आपकी स्टेप अप से ली गई हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने बात की, रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होगी जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ऐसे लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शंस किस वजह से हो सकते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों के अंदर जो कि स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होंगे किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, ओल्ड एज में होंगे या किसी भी वजह से उनको इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट है, तो उनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस में रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं। माइकोबैक्टीरियम टीबी जो है उसके बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है ये होगा। देन अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो दैट इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि उससे सीलियर डैमेज हो जाते हैं। सीलियर डैमेज होंगे तो म्यूकोस्टेसिस हो जाएगी, म्यूकोस्टेसिस होगी तो बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया आएंगे तो वॉल्स की डिस्ट्रॉय होगी, फर्दर म्यूकस जमा होगा, यही सब कुछ होगा ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस। हाफ ऑफ ऑल केसेस जो है वो सीलियक डिजीज़ कह रही हूँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस के होते हैं। देन प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया फॉर एग्जांपल जो है कार्टेगनर सिंड्रोम। तो अगर आपसे पूछते हैं कोई कि ब्रोंकाइटिस में सीलिया का मसला जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ में होता है, तो यू विल say that these are the cystic fibrosis and Cartagner syndrome. Then autoimmune diseases. Autoimmune diseases में we have the rheumatoid arthritis, we have the SLE and we have the Crohn's disease. These are the autoimmune diseases जिनमें ये होता है. Then humoral immunodeficiency, abnormal lung defense, airway obstruction. तो जैसे हमने बात की कि रिकरेंट इन्फेक्शंस के भी कॉज है कि कोई इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन है। सो देखें कि अपर लोब में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उन्होंने बताया हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस ऑटोइम्यून में आता है। देन वी हैव दीज जिसमें एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो ये हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, गैमाग्लोबुलिन्स नहीं होते पेशेंट के पास, जो है वो डिज़ीज़ के लड़ने के लिए कोई जो है एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो उसमें हो जाएगा। So common causes are bacterial, viral, fungal infections, recurrent, then pulmonary aspiration and airway obstruction. Clinical features. ये भी आपके स्टेप अप से लिए हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, क्रॉनिक कफ है विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ म्यूकोपुरुलेंट एंड फाउल स्मेलिंग स्पूटम। सो देखें क्रॉनिक कफ तो COPD में भी थी, लेकिन वहाँ पे तो वो स्पूटम आ रहा था, मतलब इस तरह का स्पूटम आ रहा था, बट फाउल स्मेलिंग स्पूटम जो है वो ब्रोंकाइटिस में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस फंसा हुआ था, और जब वो फंसा हुआ म्यूकस इतनी गंद की फॉर्म में निकलेगा बाहर, स्टेसिस हुआ म्यूकस जो बाहर निकला तो वो बहुत गंदा होगा, उसकी बहुत स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग स्पूटम। देन डिज़नी ऑब्वियसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम फॉर एनी लंग डिजीज़ अगर इस तरह है, और एयर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। हेमोप्टाइसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपने पीछे एज सच नहीं पढ़ी, क्योंकि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रोंकियल वॉल्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसकी वजह से उनमें से ब्लड बाहर आ जाता है, तो ये होता है। यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड बट समटाइम्स कैन बी ब्रिस्क एंड प्रेजेंट्स एज एन इमरजेंसी। देन रिकरेंट और परसिस्टेंट नमूनिया इनके अंदर हो रहा होगा, वही के इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है। सो क्लिनिकल फीचर्स आपने अगर डेविडसन से देखने हैं तो आप यहाँ से देख लें, सिम्टम्स देखने हैं तो यहाँ से देख लें, कफ, स्पूटम, प्लूरिटिक पेन, ये एक चीज़ होती है, प्लूरिटिक पेन भी होती है इनके अंदर। देन हेमोप्टाइसिस है, इन्फेक्टिव एक्सैजर्बेशन है, हेलिटोसिस है, जिसको हमने बात की कि दैट इज़ द फाउल स्मेलिंग। सो इसके हम स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, जिससे आपको डायग्नोसिस में जो है पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें होती है जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। सो 26 ईयर्स ओल्ड लेबरर प्रेजेंट्स इन द OPD। सबसे पहले तो लेबरर है, अब बहुत ज़्यादा डस्ट से एक्सपोजर होता होगा इसका, विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, उसको बुखार है, लॉस ऑफ एपिटाइट, ईजी फटीगेबिलिटी एंड वेट लॉस फॉर द पास्ट 8 weeks. He also complains of productive cough for the last 6 weeks and 3 episodes of hemoptysis over the last 1 week. There are crackles in the left apical chest.
सो देखें कि हिस्ट्री ऑफ फीवर है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, इजी फटीगेबिलिटी, वेट लॉस फॉर द पास्ट 8 वीक्स, 8 हफ्ते से है। एंड ही ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ जो है ना, इसमें बेसिक चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे ना आपको वेट लॉस और इस तरह की फटीगेबिलिटी का पता चल रहा होगा, तो ये आपको लेके जाएगा कि किसी इन्फेक्शन की वजह से, वो टीबी भी हो सकता है, पोस्ट टीबी भी हो सकता है। पोस्ट टीबी जो है ना, उसकी वजह से भी प्रोडक्टिव कफ जो है ना, यहाँ पे बेसिक चीज़ आती है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्पूटम है, और वो कितनी देर से है, प्रोडक्टिव 6 वीक्स एंड 3 वीक्स और 3 एपिसोड्स ऑफ हिमोप्टोसिस भी, और हिमोप्टोसिस इसमें जो है ना आएगा फॉर द लास्ट 1 वीक। तो क्रैकल्स जो हैं या वही होंगे फ्लूइड की वजह से, कोई भी फ्लूइड हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब उसमें से एयर पास करती है तो बबलिंग होती है, और बबलिंग की साउंड आती है, तो दैट इज़ एक्चुअली द क्रैकल्स। डायग्नोसिस आपने बताना है, इन्वेस्टिगेशंस बतानी है, और ट्रीटमेंट बताना है। देन द 25 years old मेल प्रेजेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ विच इज़ प्रोडक्टिव, अगेन द प्रोडक्टिव कफ। ओकेजनल एपिसोड्स ऑफ हिमोप्टोसिस, देखिए प्रोडक्टिव कफ और हिमोप्टोसिस दोनों में आ रहा है, और ऊपर से हिस्ट्री भी ज़्यादा है, 2 years है। हिज पास्ट हिस्ट्री इज सिग्निफिकेंट फॉर परमानेंट टीबी, देखें यहाँ पर उन्होंने भी बता दिया कि उसको टीबी था पहले, इन्फेक्शन व्हेन ही वाज 10 years ऑफ एज, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन है उसकी अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव कफ और हिमोप्टोसिस हो रही है। इट शोज़ दैट दिस इज़ एक्चुअली ब्रोंकाइटिस। क्लबिंग, अब क्लबिंग भी आ जाती है। क्लबिंग जो है ना, आपने याद रखना है, 2 लंग की डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें क्लबिंग होती है, दैट इज़ वन इज़ दिस ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ लंग कैंसर। तो क्लबिंग का आपने सोचना है, ब्रोंकाइटिस का। बायलेटरल कोर्स क्रैकल्स उसी तरह आ रहे हैं, और ए फेब्राइल विद ESR ऑफ 10 मिलीमीटर पर आवर। देन देखें कि डायग्नोस्ड केस ऑफ टीबी है, यहाँ पे भी देखें एंटी टीबी ड्रग्स ले रहे हैं वो, और उसी तरह मेलेस कफ है, कोपियस स्पूटम है, और वर्स इन द मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। ब्रॉड में चेंज इन पोस्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब वो चेंज इन पोस्चर करता है तो उसकी कफ ज़्यादा हो जाती है, और प्रोडक्टिव कफ ज़्यादा हो जाती है। उससे ये होगा ना, जब अपनी पोस्चर चेंज करेगा ना, तो वो जो अंदर से म्यूकस है ना, उसका सारा फंसा हुआ वो बाहर आएगा, ड्रेन होगा, तो दैट इज़ एक्चुअली द केस। तो पोस्चर चेंज की वजह से जो है ना, इसका चेंज होना, दिस इज़ ब्रोंकाइटिस। देन टेकिपनिक है, और टेम्परेचर है। डिजिटल क्लबिंग जो है ना, इसमें अगेन आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़, वेजिकुलर ब्रीदिंग नॉर्मल है, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग होती है, एंड बायलेटरल कोर्स क्रैपिटेशंस अगेन। देन देखें कि कफ है, प्रोडक्टिव है, फाउल स्मेलिंग है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, फाउल स्मेलिंग विच इज़ लीडिंग यू टू द ब्रोंकाइटिस, एंड मोर स्पूटम इन पर्टिकुलर पोस्चर, अगेन द थिंग, एंड क्लबिंग। सो ये 3 चीज़ें हैं जो डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रही हैं। देन रिपीटेड इफेक्ट्स, अटैक्स ऑफ कफ, ब्रेथलेसनेस, एंड जो है हॉस्पिटल केयर, प्रूलेंट एक्सपेक्ट्रेशन एवर सिंस, मतलब उसको बहुत इन्फेक्शंस हैं बार बार बचपन से, एंड रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा है, एक्सेसरी मसल्स उसने यूज़ कर रहा है, पल्स है, और कोर्स क्रैकल्स हैं, दीज ऑल आर लीडिंग टू द ब्रोंकाइटिस। तो अब हमने जो है इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या है कि हम करते हैं इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है इसका, वो है CT स्कैन। जैसे ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन इज़ डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ चॉइस, जिसमें आपको इस तरह से जो है ना डायलेटेड ब्रोंकाई मिलेंगे, और अंदर म्यूकस फंसा हुआ मिलेगा, लाइक दिस ब्रोंकाइटिस। तो CT स्कैन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। देन PFTs होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसी तरह जैसे हमने COPD में करवाए थे, अस्थमा में करवाए थे। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न शो करेंगे। ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या होगा? FEV1 ड्रॉप होगा, FVC ड्रॉप होगा, इनका रेशो ड्रॉप होगा, टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा हुए होंगे। सो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। देन हम करवाते हैं बेस्ट इनिशियल टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट इज़ CT स्कैन, बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरे इज़ एबनॉर्मल इन मोस्ट केसेस, बट फाइंडिंग्स आर नॉन स्पेसिफिक। तो चेस्ट एक्सरे जो है जैसे आपको ये बता देता है कि कोई मसला है, लेकिन CT स्कैन विल बी द मोस्ट एक्यूरेट वन। देन आप करवाते हो ब्रोंकोस्कोपी इन द सर्टेन केसेस, ब्रोंकोस्कोपी करवाते हो, ये एक अलग से इन्वेस्टिगेशन है। वैसे जनरल इन्वेस्टिगेशंस में भी आप ब्रोंकोस्कोपी करवाते हो। ब्रोंकोस्कोपी इज़ जस्ट टू व्यू द ब्रोंक्यूल्स के क्या चल रहा है अंदर, तो ब्रोंकोस्कोपी आप करवा लोगे।
देन आता है स्पूटम कल्चर। अगर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आप स्पूटम कल्चर करवा लोगे। तो हम क्या क्या करवा रहे हैं, हम सीटी स्कैन करवा रहे हैं, हम चेस्ट एक्सरे करवा रहे हैं, स्पूटम कल्चर करवा रहे हैं, हम जो है वो ब्रोंकोस्कोपी करवा रहे हैं। अब वो कैप्लान कहता है कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे। टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे विच शोज द डायलेटेड थिकन ब्रोंकाई एंड समटाइम्स विद द ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है विच इज़ थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। ट्रैक अपीयरेंस जो है ना वो आपको मिलती है जैसे वो ट्रैक होता है ना उसका ट्रेन का, वैसे उसका जो ट्रैक होता है उसकी तरह की मिलती है। यहाँ पे प्लग्स फंसे होते हैं स्पूटम के। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डायग्नोज ब्रोंकिक्टिसिस विदाउट एन इमेजिंग स्टडी ऑफ द लंग्स एट अ सीटी स्कैन। अगर आप चेस्ट एक्सरे करवा लेते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि पक्का श्योर है कि इसको ब्रोंकिक्टिसिस है। यू विल ऑर्डर द सीटी स्कैन एंड देन यू विल कंफर्म इट कि दिस इज़ ब्रोंकिक्टिसिस। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज़ हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। तो क्या आपको समझ आया कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ chest x-ray which shows the tram track appearance, and most accurate test which is diagnostic for this is CT scan. So ये आपके जो है वो डेविडसन कहती है कि स्पूटम कल्चर करवा लें, चेस्ट एक्सरे करवा लें, CT स्कैन करवा लें, स्क्रीनिंग करवा लें। स्क्रीनिंग में ये होता है कि हम उसकी जो है वो सीलियरी डिसफंक्शन के लिए चेक करने के लिए हम करवाते हैं। जिनके अंदर सीलियरी डिसफंक्शन होती है उसमें हम जो है वो स्मॉल पैलेट देते हैं। इसका कोई उसको पेशेंट को कहते हैं कि टेस्ट करके चेक करो। अगर टेस्ट जल्दी आ गया तो दैट इज़ नॉर्मल। अगर टेस्ट जो है वो 20 मिनट के बाद आया तो इसका मतलब सीरियस डिसफंक्शन है इसको। तो वो हम जस्ट स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम करवाते हैं स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटी ऑफ द सीलिया को चेक करने के लिए। स्क्रीनिंग इज जस्ट टू चेक द सीलियरी फंक्शन। देन आती है इसकी ट्रीटमेंट। छोटा सा टॉपिक है हमारा, जल्दी से कवर हो जाएगा इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपको पता है कि अब रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से ही हो रहा था मोस्टली, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर एक्यूट एक्सरबेशंस। सुपर इम्पोज इन्फेक्शन से सिग्नल बाय द चेंज इन क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ स्पूटम, फीवर, चेस्ट पेन। मतलब ये कि एकदम से जब क्वांटिटी ऑफ स्पूटम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत स्मेली स्पूटम होगा, बहुत ज़्यादा फीवर पेशेंट को, मतलब फीवर होगा, चेस्ट पेन हो रही होगी, इट मीन्स के पेशेंट की ब्रोंकिटिस जो है ना बुरी हालत में है, तो उसके इसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे। ब्रोंकियल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को पानी शानी हाइड्रेशन का कहते हैं। और इसके अलावा उसको मतलब हमने ना उसकी सफाई करनी है अंदर से, हम कह सकते हैं। तो सफाई कैसे कर सकते हैं, वो जो म्यूकस अंदर स्टेसिस हुआ हुआ है, फंसा हुआ है, उसको हमने निकालना है ना। तो उसकी सफाई हम कैसे कर सकते हैं, वाइपर तो नहीं अब यूज़ कर सकते, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि उसको बाहर निकाला जाए। तो दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ जस्ट द वाइपर, ठीक है। देन हाइड्रेशन से क्या होगा कि वो जो म्यूकस की एक थिक डेंसिटी है वो जो है वो ख़त्म होगी। देन इस चेस्ट से फिजियोथेरेपी में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ पोस्टरल ड्रेनेज एंड नेक्स्ट इज़ अ चेस्ट परकशन। इससे क्या होगा कि म्यूकस जो फंसा होगा वो बाहर निकलेगा। चेस्ट परकशन में हम कप शेप्ड हैंड से जो है ना इस तरह करके टेक्निक होती है, उसे हम परकस करके म्यूकस को जो है ना बाहर ड्रेन आउट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप पोस्चरल चेंजेस करवाते हैं। पोस्चरल डिफरेंट पोस्चर्स पेशेंट के लेके आते हैं, इसको सीखने का ज़रूरत नहीं है आपको। जिस पोस्चरल चेंज की वजह से क्या होता है कि इस हास पोस्चर में लेके आएंगे तो म्यूकस बाहर आएगा। दिस इज़ पोस्चरल ड्रेनेज। सो सफाई हमने कैसे की, हाइड्रेशन से, परकशन से और पोस्चरल ड्रेनेज से। देन ब्रोंकोडायलेटर्स जस्ट टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड पेशेंट की वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको ट्रीट करने के लिए। सो मैनेजमेंट में वी हैव द इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डेविस्टन आपकी कह रही है, फिजियोथेरेपी, देन द ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ होते हैं, एंटीबायोटिक्स थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट। सीएन ऑफ द ब्रोंकिक्टेसिस एरियाज, या आपका एक्स्ट्रा है। डेविडसन कहती है कि सर्जरी भी करेंगे, वो जो ब्रोंकिक्टेसिस एरियाज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे। तो ये आप कैप्लान कहती है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी है और एंटीबायोटिक्स है, सर्जिकल रिसेक्शन है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में डॉर्नेज अल्फा है। सो ये साइंस एंड सिम्टम्स देख लें। लंग क्रैकल्स, रोंकाई, वीजिंग। रोंकाई एंड वीजिंग में सिंपल ये होता है कि वीजिंग आपको बाहर आवाज़ आ सकती है, सुनाई दे सकती है, मतलब विदाउट स्टेथोस्कोप। रोंकाई आपको स्टेथोस्कोप के साथ सुनाई देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्रैकल्स का मैंने आपको बता दिया। डिजिटल क्लबिंग आपने याद रखनी है और कॉम्प्लिकेशंस देख लें, एक्सेसर पेशेंट्स देख लें।
म्यूकस डिस्कस कर लेते हैं। 40 ईयर्स ओल्ड स्मोकर, वही हमने डायग्नोज कर लिया हुआ था। उन्होंने पूछा हुआ इन्वेस्टिगेशंस हम कर चुके हैं, देन ट्रीटमेंट आप बता दोगे। देन उन्होंने पूछा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में कि गिव 4 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस टू एलुएट द प्रॉब्लम्स, तो वो आप इन्वेस्टिगेशंस लिख दोगे और मैनेजमेंट लिख दोगे। कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने ब्रोंकिक्टिसिस की पूछी हुई है, तो कॉम्प्लिकेशंस में भी आप द हेमोप्टोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर एज़मा में भी था, सीओपीडी में भी था, सीओपीडी में कॉर्क पल्मोनेल था, यहाँ पे भी है, और लंग एब्सेस बन सकती है। देन प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम वो जो वूपिंग कफ है, मीज़ल्स है, टीबी, निमोनिया, मतलब जो भी डिजीज़ हैं पेशेंट की, उनको रिकरेंट होने से बचाया जा सके, उनको जल्दी से ट्रीट किया जा सके ताकि वो ब्रोंकिक्टिसिस की तरफ ना जाए। देन ये वाला जो पोस्ट टीबी हमारा जो है था ब्रोंकिक्टिसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई हैं। ये इन्वेस्टिगेशन सब में कॉमन होंगी। स्पूटम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड असेसमेंट ऑफ द सीडीडी फंक्शंस बाय सेकेंड टेस्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। देन मैनेजमेंट में हम करते हैं पोस्टरल ड्रेनेज, फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, देन द इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड सर्जिकल थेरेपी। देन आपके पास आता है कि ये वाला अगेन दिस इज़ ब्रोंकिक्टिसिस इन्वेस्टिगेशंस, उन्होंने 2 पूछी हुई हैं। चेस्ट एक्सरे लिखेंगे एंड सीटी स्कैन करेंगे। क्यों? सीटी स्कैन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड चेस्ट एक्सरे इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट। देन उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपसे पूछे एंड यू विल टेल दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रोंकिक्टिसिस।